सतपाल यादव सर को बुलाना चाहेंगे, जो आज का हमारा कार्यक्रम है अपना उद्बोधन से हम सभी को डॉक्टर सतपाल यादव सर का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो विषय वस्तु है, आज विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जिनको मंडल कमीशन का सर्वे सर्वा कहा जाता है, और उन्हीं के संस्कृति पे अन्य पिछड़ी जातियों जिनकी हिस्सेदारी भारतीय जनसंख्या का 52% है। ये मैं जो 52% बता रहा हूँ आपको, उसकी आधार बता रहा हूँ, तो मैं आपको 1931 इसकी जनगणना का आधार बता रहा हूँ। वास्तव में जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनका जो रिजर्वेशन है संविधान में नहीं है, संविधानेतर है। संविधान में वास्तव में दो ग्रुप बनाए गए हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5%। और बालाजी का जो केस था 1961 का, जो मैसूर राज्य के न्यायपालिका ने 1961 में बालाजी और मैसूर राज्य के केस में ये तय किया था कि रिजर्वेशन किसी भी कीमत पे 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो अभी रिजर्वेशन जो था वो 80 के दशक तक 22.5% था। 15% अनुसूचित जाति को और 7.5% अनुसूचित जनजाति। पिछड़ी जातियों को जिनकी भागीदारी 52% थी, उनको कोई भी रिजर्वेशन आरक्षण नहीं था। हालांकि वो उसी समाज में बहुत ही पिछड़े हुए थे। बहुत पिछड़ापन शैक्षणिक भी था, सामाजिक भी था और आर्थिक भी था। संसाधन की कमी थी, शिक्षा की कमी थी और संपदा भी नहीं थी। और पिछड़ी जातियों के सामाजिक सौहार्द को जांचने के लिए 2 कमेटियां आज तक बनी। एक तो कालेलकर कमेटी बनी थी जो 1952 बनी थी, भारत की स्वतंत्रता के 7 साल बाद जब प्रथम आम चुनाव हुआ था और जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी, तो पहली कमेटी बनी थी काका कालेलकर की। लेकिन काका कालेलकर कमेटी जो पिछड़े जातियां जो थी वो कौन होंगी, उसमें किसकी किसी सहभागिता होगी, किन प्रश्नों का उत्तर वो अपने क्वेश्चन आंसर लेंगे और बताएंगे कि ये पिछड़े और कितने पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से कितने पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कितने पिछड़े हैं और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। लेकिन काका कालेलकर कमेटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 1955 में इन्होंने 3 साल बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी भारत में इमरजेंसी के बाद, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, जब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो उस समय बीपी मंडल जी मधेपुरा लोकसभा से चुन के आए थे और मोरारजी देसाई ने मुझे बुला कहा कि मैं आपको मंत्री बनाना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे सदस्य आपको मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनकी स्थिति का सही अवलोकन करें और सरकार के सामने एक डाटा प्रस्तुत करें कि ये सामाजिक स्तर पर कहाँ तक पहुंचे। 1979 में इस मंडल सर के नेतृत्व में कमेटी ने काम करना शुरू किया और 1980 में रिपोर्ट दी। लेकिन तब तक सरकार बदल गई थी, इंदिरा गांधी फिर से जीत जाती है। इमरजेंसी के बाद 3 साल गैर कांग्रेसी सरकार थी, फिर कांग्रेस जीत के आ जाती है और बीपी मंडल से ज्ञानी जैन सिंह जो उसमें गृह मंत्री थे और तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को मंडल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी। लेकिन तात्कालिक सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसी बीच आप देखिए कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और एक जो है कि सहानुभूति की लहर भारत में फैल जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़े
चुनाव जीतने की अगर बात की जाए तो वो चुनाव जो है कि जीत गए राजीव गांधी और बहुत सारे बदलाव किया उन्होंने। उनके जो परम मित्र थे बीपीसी विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजघराने से थे, उनके मंत्रिमंडल में सहभागी थे, लेकिन वैचारिक मतभेद हो गया और बोफोर्स और पनडुब्बी जो घोटाला था उसको लेकर के बीपीसी कांग्रेस उन्होंने छोड़ा, चुनाव में गए, संयुक्त मोर्चा बना जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। अपने 84 वाली जीत के को लेकर इतने आसान में थे राजीव गांधी कि उन्हें लगा कि हमें कोई 89 के चुनाव में हरा नहीं सकता है। वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। राजीव गांधी पूरी तरह हार जाते हैं और कांग्रेस अपने बल पर सरकार बनने में विफल रहती है और सरकार बनती है संयुक्त मोर्चा की। तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और जो वामपंथी दल थे पहली बार एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। बीजेपी ने संयुक्त मोर्चा की सरकार को बाहर से समर्थन दिया और वामपंथियों ने भी समर्थन दिया और बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया 1989 में। बीपी सिंह प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बने रहना मुश्किल था, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने का विरोध चंद्रशेखर कर रहे थे, देवीलाल कर रहे थे हरियाणा के। क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके लड़के को 2 बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए विवश किया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने विधानसभा के चुनाव में सरकारी पद का दुरुपयोग करके चुनाव जिताया। देवीलाल के विरोध में हो गए। देवीलाल ने कहा कि 9 अगस्त को हमें देशव्यापी आंदोलन करेंगे। बीपी सिंह को थोड़ा सा इससे असहज महसूस हुआ, तो उन्होंने इसका तोड़ ये ढूंढा कि उन्होंने जो 52% आबादी थी 1931 की जनगणना के आधार पर उन लोगों को के लिए जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी उस पर विचार करने के लिए कहा कि हम सदन में लेके आएंगे लोकसभा में। उस लोकसभा में मंडल कमीशन की 40 में से 11 जो संस्तुतियां थी उनको पहले मानने के लिए कहा। सबसे ज्यादा मंडल कमीशन का विरोध किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। राजीव गांधी ने वो दुर्भाग्य का भाषण दिया और कहा कि ये सामाजिक विषमता पैदा कर देगा, समाज आपस में लड़ जाएगा। हालांकि बीपी सिंह ने उसके बाद भी मंडल कमीशन की पहली सिफारिश लागू कर दी। पहली सिफारिश क्या थी? सरकारी नौकरियों में, केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में जो पिछड़ी जातियां थी उनको 27% आरक्षण दिया। हालांकि इसको भी लेकर के सदन में बहुत बहस हुआ कि अगर उनकी आबादी 52% है जनसंख्या में, उनको 27% का रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? तो बहुत सारे लोगों ने तर्क ये दिया कि बालाजी और वैष्णो राज्य में न्यायपालिका ने ये बताया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है और 27 और 22 हो गए, 49% हो गए। इसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध। बीपी सिंह के मंडल लागू करने के पीछे कई तरह के इतिहासकार, कई तरह के राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि उनको पता था कि ये सरकार चलेगी और सरकार गिरने की संभावना थी, लेकिन उन्होंने सोचा मैं मरूं क्यों, मैं शहीद क्यों रहूं। तो भारत की सबसे बड़ी आबादी है, उसके लिए कुछ ऐसा क्यों ना कर सकूं, मैं मसीहा के रूप में जाऊं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा। ये जो चुनाव हुआ था 89 वाला, उससे पहले 1986 का जो चुनाव हुआ था, सॉरी 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। साबानो एक महिला थी इंदौर एमपी की, उसने उसके पति ने उसको तलाक दे दिया और कहा कि साबानो के पति को साबानो को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। इसको लेकर के तमाम मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, संसद में कानून ला करके दोनों सरकार में थी, पलट दिया और साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि मुस्लिम महिलाएं भी अपने
पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं। हालांकि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जो है उनके सिविल मामलों में दखल देता है। क्रिमिनल जो मामले फौजदारी का मामला है वो धर्म के आधार पर नहीं बटा हुआ है, लेकिन जो सिविल मामला है उसमें विवाह है, विवाह विच्छेद है, जमीन है, ये उत्तराधिकार है, ये सारे मामले सिविल मामले हैं। तो ये हिंदुओं के लिए अलग है और मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बना हुआ है। हिंदुओं के 1955-56 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने तमाम विवाह विवाद विच्छेदन और उत्तराधिकार के लिए कानून पास किया, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं। सवालों के फैसले से मुसलमान जो नाराज हुए थे उनको खुश करने के लिए राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और इससे बहुत सारे हिंदू संगठन नाराज हो गए थे। एक और 1986 में दूसरी घटना घटी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के जिला न्यायालय ने 4 बजे शाम में फैसला ये आदेश दिया कि राम मंदिर का ताला खोल दिया जाए और पूजा जो है कि आपकी दर्शन लोग कर सकते हैं। राजीव गांधी ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ताला खुलने वाली घटना को दूरदर्शन पे लाइव में भारत को टेलीकास्ट किया। सांप्रदायिक जो राजनीति है उसकी शुरुआत यहीं से पीछे से मानी जाती है। बीपी सिंह जब बने प्रधानमंत्री और उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर लिया, ये बीजेपी के गले की हड्डी बनी। बीजेपी को ये लगा कि अगर मैं इसका विरोध करता हूँ, अगर बीजेपी इसका विरोध करेगी तो ओबीसी वोट बैंक उससे छिटक जाएगा और अगर इसको सपोर्ट करेगी तो फॉरवर्ड जो बैंक है वो इनसे हट जाएगा। इसीलिए बीजेपी ना इसको निगल पा रही थी ना उगल पा रही थी। और उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्हें कहा कि हम पद यात्रा करेंगे और जो कार सेवा होगी वो अक्टूबर 1990 में पहुंचेगी अयोध्या और वो 10 राज्यों से गुजरेगी और 200 विधान संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। तो उस समय लालू प्रसाद यादव और मुलायम जनता दल के ग्रुप में थे, जिन्होंने कहा कि हम रोकेंगे। बीजेपी यही चाहती थी कि उनका रथ रोका जाए और वो समर्थन वापस खींच ले, और अगर समर्थन वापस खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन सुबह ही पता था ऐसा हो गया और पहले वो बिहार गए लाल कृष्ण आडवाणी, और लालू प्रसाद उससे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको पश्चिम बंगाल गेस्ट हाउस भेज दिया और बीजेपी ने उसी दिन शाम को समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। बीजेपी डायरेक्ट ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, उसके विरोध में नहीं, लेकिन उसको उसने ऐसे देखा। अब जब ये घटना हो गई उसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और कुछ लोग उसको न्यायपालिका में ले गए, चैलेंज कर रहे। जो भी छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद अपना दिल्ली में, उनको अपने साथ ये न्याय लगा कि हमारे लिए सीटें लिमिट हो, उसको 27 सीटें रिजर्व कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल इसके ऊपर सुनवाई की और 1992 में 27% जो रिजर्वेशन पिछली सरकार ने पिछड़ी जातियों को दिया था उसको सही माना और उसको लागू करने का दिया। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया। 1993 में बीपी मंडल सर जब 1979 में जब मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों की स्थिति को जानने के लिए उन्होंने जब कमेटी की रिपोर्ट उसको बताया कि 3743 इतनी जातियों को पिछड़ी जाति में रखा है। अब जैसे मैंने अभी तक बताया कि कैसे ये रिजर्वेशन लागू हुआ, बीपी मंडल की दूसरी जो सिफारिश थी कि नौकरी सरकारी नौकरियों में तो तभी पहुंचेंगे जब शिक्षा पाएंगे, वो शिक्षा संस्थाओं में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो 2004 के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी यूपीए गवर्नमेंट, उसने 2007-8 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में
ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया। यही नहीं, उनकी एक और सिफारिश थी कि जातीय जनगणना जरूरी है, क्योंकि जिस जातीय जनगणना को आधार बना करके पिछले 92 सालों से ओबीसी की स्थिति प्रस्तुत की जा रही है, उससे अलग है। जातीय जनगणना सांप्रदायिकता या जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं करने के लिए मंडल आयोग ने कहा। उन्होंने कहा कि कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर क्या है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो ये इनको शिक्षा में दिया गया। तीसरा जो उनकी मांग थी कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। हालांकि अब कम से कम 2-4 सालों से उसकी गुणवत्ता चल रही है। अब कब ये संसद में आएगा, कब बिल आएगा, कब कानून बनेगा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए, सेंट्रल लेवल पर इसकी जांच की जाए, ये एक भविष्य वाला प्रश्न है। मैं जो बीपी मंडल सिंह के बारे में बात कर रहा था, इनका जन्म आज ही के दिन 25 सितंबर 1918 में हुआ था और उनका जन्म काशी में हुआ, बनारस में ही जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि जो इनके पिताजी थे रास बिहारी लाल मंडल, वो सभी बीमार थे और वो काशी में अंतिम यात्रा के आए थे, फिर मरने से पहले काशी चले गए और यहीं उनका जन्म हुआ। जो इनके पिताजी खुद जमींदार थे, उनका नाम मुरहू, उनका जो है कि जन्म मुरहू गाँव में हुआ था, जो मधेपुरा का है। मुरहू स्टेट रियासत थी, छोटी सी जमींदारी थी और बहुत सम्राट परिवार में जब इनका जन्म हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआती पढ़ाई इनकी गाँव में हुई, उसके बाद आगे की पढ़ाई इनकी दरभंगा में हुई, बाकी कुछ पढ़ाई बनारस में हुई। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1905 बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट चला था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये 1952 में पहली बार विधान चुनाव हुआ तो मधेपुरा विधानसभा से जीत के आए थे कांग्रेसी सीट, लेकिन बहुत जल्दी ही कांग्रेस से इनका मतभेद हो गया। एक मधेपुरा में एक जगह पिछड़ी जाति के लोगों, जब पिछड़ी जाति बोल रहा हूँ तो उसमें सबके ऊपर दिया जाता और अगली जाति के लोगों इसमें खून खराबा हो गया, जिसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस से दरखास्त कुछ कार्रवाई करी। कांग्रेस ने इनकी बात मानने से इनकार किया, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सोशलिस्ट पार्टी और 67 में जो सरकार बनी उसमें विश्वास मंत्री थे और ये 28 दिन के लिए उसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री हुए। 28 दिन के लिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का वो देखा। हालांकि तो मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, क्योंकि ये दूसरे ओबीसी मुख्यमंत्री थे। इनसे पहले जिनको बनाया गया सतीश, वो मुख्यमंत्री थे, 2 या 3 दिन के लिए, फिर 28 दिन के लिए। इनके और ये नहीं, जहाँ भी जरूरत होती थी समाज के पिछड़े हुए तबकों के लिए, वहाँ एक बात की आवाज़ उठाते थे। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार जैसे मैंने बताया आपको, मुराद हुसैन मिली, तो इन्होंने पिछड़ी जातियों की स्थिति की जांच के लिए ये किया। 80 में रिपोर्ट 82 दिन का ध्यान हो गया। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसी दिन इनका देहांत हो गया। और इसमें 2-3 बातें हैं पिछड़ी जातियों के लिए। बीपी मंडल मसीहा इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके बाद वास्तव में किसी ने पिछड़ी जातियों की वजाहत की तो हम विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के विरुद्ध सरकार गिरने की कोई चिंता नहीं की और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके कारण वो जब तक जीवित थे उनको स्वीकार नहीं गया। हालांकि राजकुमार थे, राजकुमार थे, रियासत के राजा थे। तो हम आज जब सामाजिक न्याय दिवस के रूप में बीपी मंडल जी के जन्मदिन को मना रहे हैं, हम उनको मसीहा मानते हैं और साथ साथ हम बीपी सिंह को भी उनसे नीचे का मसीहा मानते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय क्या है?
सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में जो भी रहने वाले लोग समान हो। तो समान करने के लिए मान लीजिए कि 5 लोग हैं, एक की हाइट 4.5 फुट, एक की 5 फुट है, एक की 5.5 फुट है, एक की 6 है, एक की 6.5। तो समानता का मतलब ऐसा मतलब हमको ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि या तो हम सबको 6.5 फुट का कर दें या तो सबको हम 4 फुट का कर दें। ये समानता है। इसके विषय में मंडल जी ने कहा कि समानता हमेशा समान लोगों के बीच में होती है, समानता कभी असमान और समान के बीच में नहीं हो सकती। और समाज में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक यथार्थ रूप से पिछड़े हुए लोगों को अगली पंक्ति में खड़ा करना ये सामाजिक न्याय है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6.5 फुट के व्यक्ति को 4 फुट का कार्य कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 6.5 फुट का व्यक्ति है जो बाहर यहाँ से खड़ा होकर देख सकता है, तो 4.5 फुट वाले को भी 2 फुट लकड़ी का कुछ लगा दे वो भी देख पाए। हम ये कह रहे हैं, हम ये कभी नहीं कह रहे कि हम 6.5 फुट काट के 4.5 फुट वाले बराबर करें। और यही आरक्षण है। और जब तक वो उसकी लंबाई 6.5 फुट ना हो जाए तब तक उसके पैर के नीचे तो हमने लकड़ी का तख्ता लगा उसको हटाया नहीं। वो तख्ता अलग हो सकता है, किसी के लिए 2 फुट का हो सकता है, किसी के लिए 1.5 फुट का हो सकता है, किसी के लिए 1 फुट का हो सकता है, किसी के लिए आधा फुट का हो सकता है। ये सामाजिक न्याय है। उन्होंने इसकी वकालत की। दूसरी सामाजिक न्याय को ऐसे लोग प्रस्तुत करते हैं, मान लीजिए किसी की 1 लाख करोड़ है, उसके घर के समय लोग 1 लाख करोड़, ये भी सामाजिक न्याय नहीं है। वो जिसके कारण पिछड़ रहा है, मान लीजिए रेस हो, 5 लोग को दौड़ना है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसको एक पैर में परेशानी है, तो हम 100 मीटर की रेस में उसको 30 मीटर आगे कर दें, ये समानता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि समानता समान और बीच में नहीं होती है, समान और बीच में होती है। समानता जो है वास्तव में जो असमानता बदलती कहाँ है, समान और असमान। तो ये मेरे कुछ विचार थे और मुझे लगा कि मतलब आप लोग ठीक से सुने, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। जैसे सर आपके हम लोग को सुनने में मिला कि सामाजिक समानता कैसे आएगी और सामाजिक समानता होता क्या है। सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज में सबको एक समान अधिकार मिले, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सबको एक बराबर, न कि उसको 6 फीट 4 फीट ऊंचा नीचा करके उसको सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा और सामाजिक समानता नहीं आएगा। और सर ने बहुत अच्छा चीज पीपी मंडल सर के बारे में बताया जो हम लोग को सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अगली कड़ी में अच्छे यादव क्रांतिवीर तो जी को भैया को बुलाना चाहेंगे और हम लोग उन्हें सुनेंगे। भैया सर्वप्रथम आज बीबी साहब का जन्मदिन है, उन्हें नमन करते हैं। साथ ही साथ उनके जन्मदिन पर सामाजिक न्याय के दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज आप सबकी उसमें उपस्थिति मंचासी प्रोफेसर सतपाल सर, कार्यक्रम में गरिमा की उपस्थिति में प्रोफेसर विंध्याचल यादव सर, विवेक सर, वीके सर, मनोज सर और यहाँ पर उपस्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के जागरूक और संगठित छात्र। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन पर आपने एक शानदार विषय का आयोजन किया। विद्यार्थी समूह ने भारतीय संस्कृति में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का योगदान जैसे अहम विषय है, हम सबको एक साथ बैठने का, बातचीत करने का अवसर दिया, उसके लिए और यहाँ पर आए सभी लोगों का धन्यवाद, अभिनंदन। पीपी साहब ने देश को जो पारिश्रमिक संघ जो पूरी तरीके से श्रम पे निर्भर है,
जो भी आज आप देख रहे हैं, बनवाया वाले विषय पे नहीं, बनाया वाले विषय पे। मतलब कि आज जो भी आप देख रहे हैं, चाहे जिस विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं उसको बनाने वाला, चाहे वो सामने जो भी चलचित्र दिखता हो, जो भी बना हुआ चीज है, ताजमहल, पहाड़ को तोड़कर सड़कें, विद्यालय, जितनी ईंटें लगी सब में हम पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बनवाने में नहीं, उसको बनाने। तो हम जिन प्रतिदिन सुबह से उठते हैं, शाम तक की हमारे सारे दिनचर्या में पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के योगदान है। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते बिना उससे हटे, बिना उसको लिए कोई काम ही नहीं है आपका। सुबह दूध पीते हैं, चाय बनाकर उससे ले लीजिए, और जीवन खाने पीने मजदूरी करता हुआ व्यक्ति, चाहे आपका भोजन जो है उसको बनाने वाला, उसको लाने वाला, आपका पेट भरने वाला हर इंसान, मजदूर, आम जनमानस जो भी दिख रहा है वो गरीब पिछड़ा तबका है, अनुसूचित जाति का वर्ग है। बीबी साहब ने हमें अधिकार दिया। अधिकार वो कि जो जिस संस्थान में आप बैठे हैं, आने वाले क्रम में जब आपको नौकरी करनी है उसमें आरक्षण का अधिकार 27% आरक्षण अगर मिला मंडल से 28%। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान 2 सिफारिशें ही लागू हो पाई। बीबी साहब, कई सिफारिशें लागू होने की जरूरत है जिससे कि हमें सामाजिक न्याय अधिकार की लड़ाई हमारी जो है और मजबूती से लड़ी जा सकती है। तमाम विपरीत परिस्थितियां आई, कई पर्दे सर ने खोला, कई सिफारिशों लागू होने में बड़ी समस्या आई, और इस जो सिफारिश लागू भी हो पाई उसमें भी कई लोगों ने इतना विरोध किया कि आत्महत्या तक 20 छात्रों ने तकरीबन आत्महत्या किया। संकट की घड़ी आती ही रहती। आपने बताया सामाजिक अधिकार की बात, अगर एक छोटा सा बच्चा, उसी पे हम रिलेट करते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसको वही प्रतियोगिता की परीक्षा दीजिए और आप पीजी के छात्र हैं, उसी प्रतियोगिता के विषय पर दीजिए, कहां से भागीदारी होगी? कहां ना आपने थोड़ा सा लकड़ी लगाने की जरूरत है, ऊंचाई उसकी थोड़ी सी बराबर तक आने में उसका सहयोग करना होना चाहिए। आज वर्तमान में लगातार आम छात्र लड़ रहा है अपने अधिकार में। आप देख रहे होंगे यही बीएचयू के छात्र हैं, बीएचयू के विद्यार्थी जो अपने ही अधिकार के लिए लड़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा ओबीसी हॉस्टल, अर्जुन सिंह एमएचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लाने का अहम योगदान दिया। 10 अगस्त 2006 का समय था। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी को उन्होंने पत्र लिखा कि पिछड़े वर्ग का 27%, मतलब पिछड़े वर्ग का भी शैक्षणिक संस्थानों में, हॉस्टलों में या फिर शैक्षणिक संस्थान का मतलब पूरी तरीके से, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो आपके छात्रावास का मामला, उसमें 27% आरक्षण का बात रखने के लिए पहली बार विधेयक के लिए उन्होंने पत्र लिखा। दूसरा बार पत्र लिखा 15 अगस्त, ये जाकर बाद में 27 अगस्त को पारित हुआ। लेकिन आज के ही 25 अगस्त 2007 को उन्होंने राष्ट्रीय मंत्रिमंडलों में लोगों से बातचीत की और विधेयक को पारित किया। 27 तारीख जाके पूर्ण रूप से लागू हो पाया कि शैक्षणिक संस्थानों में भी 27% आरक्षण मिलेगा पिछले व्यक्ति को। लेकिन उसके बावजूद ग्रांट पास हुआ 158 करोड़ रुपए तकरीबन। पिछली बार कुछ हमारे साथियों ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की।
158 करोड़ रुपए पास हुआ है, उसमें जाकर 4187 तकरीबन कमरे जिसके द्वारा बने हुए हैं, ओबीसी आयोग के द्वारा, ओबीसी के पैसों के द्वारा, ओबीसी ग्रांट में जो मिला पैसा उसके द्वारा तकरीबन 4187 कमरे बने हैं, लेकिन ओबीसी के बच्चों के लिए वो आरक्षण नहीं, अन्य समूह के लिए आरक्षण है लेकिन ओबीसी के लिए नहीं। जबकि पैसा किसका है? ओबीसी। उसमें 10,000 तकरीबन छात्र रह सकते हैं, लेकिन कहीं भी वो लागू नहीं। जब छात्रों को जानकारी हुई आरटीआई के माध्यम से, उसके बाद छात्र जागरूक हुए, लगातार लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे। बात नहीं हुई, लेकिन कुछ राज्यसभा सांसद और कुछ राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा हमने पत्राचार कराया। साथियों, इसी तरीके ये हम बताने का एक साफ विषय है कि इस तरीके हमारे हकों और अधिकारों को लगातार खत्म किया जा रहा है। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उसको जो लड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने तो हम आपको एक मार्गदर्शन किया, लेकिन आज हम आप भी कहीं न कहीं मौन होने का कारण है, हम आपका लगातार नुकसान हो रहा है, होता जा रहा है। शैक्षिक संस्थानों में आप भी जानते हैं कि भर्ती जो प्रक्रिया है, उस भर्ती प्रक्रिया में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके सामाजिक न्याय के धुर विरोधी। हम इन सब चीजों से आपको यही बताना चाहते हैं कि हम आपको लड़ना होगा, अपने लिए लड़ना होगा। सामाजिक न्याय के लिए आपके सामने कोई और आएगा नहीं, आपको अपने लिए जागरूक होना होगा, आपको अपने लिए लड़ना होगा। जब मैं भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, तो कई ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र हमसे मिले, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली के, तमाम छात्रों ने कहा कि उनकी छात्रवृत्ति रोकी जा रही है। ओबीसी का छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में रोक दिया गया है, आपको जानकारी ही है। आपकी छात्रवृत्ति को कोई और फायदा ले रहा है, उसमें ओबीसी लगाकर उनकी जाति कोई और है, लेकिन फायदा आपके द्वारा, आपके विभाग द्वारा जो पैसा आ रहा है ओबीसी में, वो फायदा कौन ले रहा है? अन्य लोग ले रहे हैं। इस तरीके कई बंटाधार हो रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। अगला हर तरीके से इधर उधर करने वाले लोग आ गए हैं जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की जरूरत है। बीपी साहब की सोच को हम लोगों को नमन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो आए बाहर लड़ने के लिए। हम इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद कहेंगे, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो बीपी मंडल साहब हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए काम किया, उनके लिए मैं यहाँ मंच से नमन करता हूँ आप सभी छात्रों के साथियों के साथ, कि उनके आत्मा को हम लोग कहीं न कहीं याद करते हुए कि ऐसे व्यक्ति हम सबके आत्मा में वास करें, और हम लोग भी उनकी लड़ाई जो वो लड़ते थे बीपीसी, उस सामाजिक संघर्ष से अपनी नौकरी छोड़े, तमाम दिक्कतें आई, तमाम समस्या आई, उन्होंने उसके बाद भी हार नहीं माना। चाहे उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 28 दिन के बाद देना पड़ा हो, चाहे उनको नौकरी छोड़ना पड़ा हो, वो सामाजिक लड़ाई को लगातार लड़ते रहे हैं, डरे नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है डरिए मत, हमेशा लड़ते रहिए। धन्यवाद साथियों, आज आप सबने हमें सुना, इसके साथ साथ इसी बात बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज जो ओबीसी आरक्षण हो, चाहे एसटी/एससी आरक्षण या ईडब्ल्यूएस का हो, साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जब एसटी अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण मिला, एसटी/एससी को उनको जातिगत आधार पर आरक्षण मिला, तो उनको उनकी जातिगत स्थिति काफी ठीक नहीं थी समाज में, इसलिए उन्हें आरक्षण मिला। परंतु जो ओबीसी पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला, उनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ नहीं था, इस आधार पे इन्हें आरक्षण मिला। साथियों, इस आधार पे आज हमारे विश्वविद्यालय
सरकारी संस्थाओं में, हर जगह। और एक चीज और है, जो ओबीसी के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हास्टल रिजर्वेशन की बात थी, जब ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है, एससी एससी को तो मिलना ही चाहिए, तो ओबीसी का हक मानी क्यों हो रहा है? और ऐसी बहुत सी विसंगतियां समाज में आज भी व्याप्त है। साथियों, आज इसी अवसर पर विधि मंडल साहब और बहुजन नायक बाबू काशी राम और बहुत से ऐसे, तो साथियों हम चाहेंगे कि डॉक्टर विंध्याचल सर आए और हम लोगों को अपना व्याख्यान से लाभान्वित करें। आज सबसे पहले मंडल साहब की जन्म जयंती और इसे जिसे जिसे हम सामाजिक न्याय दिवस के रूप में याद कर रहे हैं, आप सबको हार्दिक बधाई। मंच पर मौजूद हमारे विद्वान अक्षयवीर जी और सत्यपाल सर, सभागार में दर्शन शास्त्र विभाग में हमारे साथी बड़े भाई मौर्य जी, शारीरिक शिक्षा विभाग में कार्यरत डॉक्टर कृष्णकांत यादव जी, अर्थशास्त्र विभाग से डॉक्टर मनोज सर यहाँ आए हुए, तथा भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए शोधार्थी एवं अन्य छात्र मित्रों। देखिए, मैं बैठा था तो ये एक बात गांधी की मुझे याद आ रही थी कि एक जगह उन्होंने कहीं लिखा है कि दुनिया बदलने के लिए और इतिहास बनाने के लिए बहुत भीड़ की जरूरत नहीं होती, कुछ मुट्ठी भर लोग जिनकी सपनों में ताकत हो, जान हो, वो इतिहास की धारा बदल सकते। कितने लोग सभागार में भरे अथवा नहीं भरे, सवाल ये है कि कुछ इरादे से संपन्न लोग अगर मौजूद हैं तो कारवां तो खुद ब खुद बनता चला जाता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के दिन पर, इस तरह के अवसरों पर हम कोई कार्यक्रम, कोई जुटान, कोई बातचीत, कोई संवाद रखें, ये बहुत जरूरी है। और मुझे आज इस कार्यक्रम में बोलना नहीं था, और MP अग्रवाल साहब को हम लोगों ने, खासतौर पर हमारे विद्यार्थियों ने, हम लोग तो अपनी तरफ से पहल नहीं कर पाए क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी का था, तो हमें उम्मीद थी कि सर आप आएंगे, क्योंकि किसी व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए, तो वो समय बच गया। तो मैंने सोचा कि कुछ अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा है। सर का समय लिए रहा हूँ, सर जहाँ भी हैं, बाद में ऑनलाइन है सब कुछ सुनेंगे, तो हम लोग उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो ये है कि ये जो विषय है, जितेंद्र से बातचीत करके इस विषय को रखने में मेरा भी योगदान कहिए या मत कहिए मौजूद है, जिसमें मैं ये चाहता था कि बीपी मंडल साहब ने जो ओबीसी आरक्षण को लेकर और ओबीसी जातियों को लेकर बड़ा काम किया, उसमें ये बात आनी चाहिए कि उनकी चिंता के केंद्र में केवल ओबीसी समाज नहीं था। अलग बात है कि कुछ मुद्दों पर उन्होंने मुख्य रूप से ओबीसी के लिए बनाया गया आयोग था, लेकिन अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो जगह जगह पर जो है वंचित करके और इस तरह के समाज में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी चिंता मौजूद है। वैसे ही जैसे अम्बेडकर के चिंतन में केवल दलित या केवल जो है एससी शामिल नहीं, अम्बेडकर की चिंता पूरे समाज को लेकर के थी। अगर आप उनको माने व्यापकता में देखें, उन्हें बहुत साजिश के तहत जो है अनुसूचित जाति का नेता बनाकर रखा गया, और बहुत लंबे समय तक मैं हमेशा ये बात कहता हूँ बच्चों से कि ओबीसी समाज के बहुत बड़े वर्ग को अम्बेडकर के खिलाफ कर दिया गया कि भाई ये हमारे नेता नहीं। तो यह जो है समस्याएं नहीं है हमारे समाज में। तो मेरा विशेष आग्रह रहता है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे नायक रहे हैं वे बहुत साझे नायक हैं। आप पेरियार को, पेरियार एससी समाज से थोड़ा आते थे, वो ओबीसी समाज के व्यक्ति थे। ज्योतिबा फूले एससी समाज से नहीं आते, वो जिन्होंने माने जिसे आज हम एससी समाज का ही नायक मानते हैं, लेकिन वो ओबीसी व्यक्ति थे। या कबीर को भी अगर आज की तारीख में रखेंगे तो वो माने आधुनिक संदर्भों में वो
अगर बुनकर समाज से आते हैं तो वो ओबीसी समाज है। तो आप ये देखें, इसी तरह जो एससी समाज से आने वाले लोग हैं तो हमारे जो नायक हैं उनकी चिंता में यह जो वंचित हाशिए का समाज है, जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जाति आधारित जो विभेद है उन सारी चीज़ों का शिकार रहा, उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं। तो लिंग आधारित जो भेद है, एक तो ये है कि आज का जो दिन है वो बीपी मंडल साहब को याद करने का दिन तो है ही, लेकिन इसी के बहाने या उन्हीं के बहाने, सामाजिक न्याय के बहाने, बीपी मंडल साहब के बहाने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों तथा स्त्रियों और जो भी हाशिए का वर्ग है उस पूरे वंचित समुदाय की एकता पर क्या हम मिल बैठकर कर सकते हैं, जिससे कि हम उनके सबलीकरण के लिए प्रयास मजबूत कर सकें। तो यह बहुत जरूरी चीज़ है। दोनों क्या कहते हैं कि संवर्गों में एक खास तरह की का जो है संशय और खास तरह का जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को लेकर भरोसे की बहाली में अभी दिक्कतें आ रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे कि बीच में जो भिन्न भिन्न जातियों और संवर्गों के नेतृत्व की जो पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा हुई, उसने ये दरार ज़्यादा मजबूत कर दी। और यही कारण है कि हमारी एकता में बहुत असुविधा आ रही है, जिसकी वजह से जो लक्ष्य बीपी मंडल साहब रख रहे थे, अम्बेडकर रख रहे थे, वह लक्ष्य अभी तक हमसे दूर है। और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही हैं या बनती दिख रही हैं, उसमें वो और दूर होता जा रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि हमें मिलकर बैठना चाहिए, संवाद करनी चाहिए। कुछ मसलों पर असहमतियाँ बहुत स्वाभाविक है। अगर आप केवल ओबीसी जातियों को बैठा दें तो भी तमाम मुद्दों पर माने बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी असहमतियाँ दिखाई पड़ी। केवल दलितों को बैठा दें आप, केवल दलितों को, आप कोई ओबीसी और दूसरे समाज के व्यक्ति न रहे, उनके समाजों के भीतर भी तमाम तरीके की संगतियाँ और असहमतियाँ आ जाएगी कि इसके आधार पर आप व्यापक सहमति को अगर खारिज करेंगे, व्यापक एकजुटता को खारिज करेंगे, तो हम बीपी मंडल साहब या अम्बेडकर जैसे या काशीराम साहब जैसे बड़े अपने लीडरान या नेताओं के स्वप्न को साकार नहीं करते। एक तो मेरा आग्रह यह है। दूसरा, एक बात मैं पढ़ना चाह रहा था कि ये कांचा इलैया साहब की किताब कई वर्षों पहले आई, हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर एक किताब थी, जिसमें उन्होंने ये मैंने पूरा बताने की कोशिश की थी कि भारतीय समाज में माने जो ब्राह्मण सेंट्रिक क्या कहते हैं कि कल्चर है, उसका वैसा योगदान नहीं जैसा योगदान भारतीय संस्कृति और समाज को बनाने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों, यह उस किताब का पूरा कहने का मतलब उसकी स्थापना है। और बहुत प्रामाणिक और मजबूत जो है प्रमाणों से युक्त वो किताब है और वो स्थापना है। मैं उसका कुछ एक छोटा सा हिस्सा, जो हालांकि यह अध्ययन जो तमिलनाडु के उस पर समाज की जातियों को केंद्र में रख करके है, लेकिन यह भारत के दूसरे समाजों पर भी उसी तरह लागू होता है। मैं उसका एक हिस्सा आप सबके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उसे जो हमारे विद्यार्थी हैं और जो लोग भी सुन रहे हैं, उन्हें मैं समझता हूँ कि इस तरह की किताबों को खोज कर पढ़ने और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की सांस्कृतिक भूमिका को भारतीय समाज के निर्माण में समझने में मदद मिलेगी। किताब का एक हिस्सा है जिसमें अध्याय दूसरा है, जिसमें वो लिखते हैं, जिसको उन्होंने शीर्षक दिया सबल्टन वैज्ञानिक। इस अध्याय में लेखक का कहना है कि तेलुगु भाषी क्षेत्र में किसी भी गांव की शुरुआत मणिगावाड़ा से होती है। लेखक के अनुसार मणिगा उत्तर भारत के चमार जाति को जो है आप कह सकते हैं, जो माने तमिलनाडु जिसे हम मणिगा कह रहे हैं, वो अपनी तरफ चमार जाति से उनकी समकक्षता बनती है।
मडिया वालों ने खाल को चमड़े में और चमड़े को वस्तु में बदलने की एक पूरी प्रक्रिया का विकास किया। इस प्रक्रिया के लिए एक ऐसे मस्तिष्क की आवश्यकता थी जो चमड़े के अशुद्ध होने के मिथक से मुक्त होकर इसे एक कुटीर उद्योग के रूप में आरंभ कर सके। भारत में इस कुटीर उद्योग को स्थापित करने का कौशल मडिगांव अर्थात चमारों ने हजारों साल से अर्जित किया। यह देखिए कैसे वो डेवलप कर रहे हैं वैज्ञानिक चेतना और एक जो है सांस्कृतिक सरोकार, उनके वैज्ञानिक कौशल का उल्लेख करते हुए लेखक ने लिखा कि जिस पद्धति से मृत पशु की देह से खाल उतारी जाती है और उसमें भी कौशल आधारित विशिष्ट ज्ञान की प्रक्रिया शामिल होती है। खाल में बिना कोई छेद हुए उसको उतारना और हाथ और चाकू की जो प्रयोग की जो उच्च स्तर का जो कौशल है, यह सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक जबरदस्त जो है ट्रेनिंग होती है। और भीगी खाल को सड़ने से कैसे बचाया जाए और उसको बचाने के लिए उन्होंने नमक की उपयोगिता का आविष्कार किया। ऐसा जो है लेखक ने लिखा कि मडिगांव ने या चमारों द्वारा सदियों पहले नमक का आविष्कार इसी भीगी खाल को सड़ने से बचाने के लिए किया गया। खाल को नमक लगाकर टंगेरू नामक पेड़ की छाल के चूड़ में घोलकर डुबो कर रखा गया। ये देखिए किस तरीके से वो डेवलप करते थे उस रिसर्च को। आप देखें जो जीवन अनुभव संघर्ष से आती है। खाल को नमक लगाकर कैसे जो है टंगेरू नामक पेड़ की छाल में डुबो कर रखा जाता था और यह प्रक्रिया 15 दिनों तक चलती थी। हर दिन इस पानी का खट्टापन जांचा जाता था। हर गुजरते दिन टंगेरू के रासायनिक तत्व खाल में जज्ब होते जाते और धीरे धीरे खाल कड़ी होकर चमड़े में बदल जाती। लेखक आगे कहते हैं कि चमड़े से उपयोगी चीजें बनाने के लिए मडिगांव ने जिस ज्ञान का इस्तेमाल किया वह रचनात्मक भी था और वैज्ञानिक भी। लेखक के अनुसार मडिगांव ने ही चमड़े के काम को लौह तकनीक से जोड़ा। उन्होंने कच्चे लोहे को पिघलाने के लिए कोलिमी यानी चमड़े की धावनी बनाई जो लुहार की पूरी कार्यप्रणाली का केंद्र था। अब आप देखें लुहार ओबीसी जाए, ओबीसी की धावनी जो है माने दलित समाज के लोगों ने बनाई और दोनों की जीविका कैसे जुड़ जाती। जैसे आज के समय में अगर आप बातचीत करेंगे तो जो हमारे समाज की डोमिनेंट सोसाइटी है उसकी तरफ से अक्सर तर्क दिया जाता है कि भाई हम लोग जो शोषक है तो तुम ओबीसी एससी अगर एक ही धरातल हो तो तुम कहीं नहीं एक हो जाते। तुमने वो सोपानिक व्यवस्था क्यों कायम और क्यों ओबीसी समाज का एक सोपान दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को और फिर उसी तरह एससी एसटी तक जाते हुए अपने को सुपीरियर और इंफीरियर महसूस करता है। तो ये किताबें या इस तरह के चिंतन जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे हमारी जिंदगियां एक दूसरे से जुटी हुई है। केवल शादी विवाह का मसला नहीं, केवल खान पान का मसला नहीं, हमारी जिंदगियां एक दूसरे पर जैसे निर्भर है आर्थिक और सामाजिक रूप से, तभी जाकर के हम उस एकता की तरफ या उस माने जो मनमुटाव बाहर से हमारे दिमाग में डाला गया है हम समझ पाएंगे कहाँ हमारा जीवन साझा था। जब उन साझे पक्षों को रेखांकित करेंगे तब न हम एका की तरफ शादी विवाह जैसे संबंधों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये चीजें जो हैं हमें देखनी चाहिए। और आगे इस संदर्भ को लिखते हैं कि धावकली के प्रारूप में क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब बोरे के भीतर एक छोटा छेद बनाकर अंदर की तरफ से एक चमड़े का वाल्व इसमें सील दिया गया। जब बोरे को ऊपर से दबाया जाता वाल्व उठ जाता और बाहर की हवा उसके अंदर आ जाती। जैसे ही वाल्व बंद होता हवा भट्टी के अंदर चली जाती। फिर वो कहते हैं कि चमारों का दूसरा आविष्कार लेखक के अनुसार चमड़े की बाल्टी का निर्माण। भारत में सिंचाई का काम शुरू में कुओं से होता था जिसमें कुओं से पानी निकालने के लिए बाल्टी की जरूरत होती थी और मडिगांव ने माने मडिगा जात के लोगों ने चमड़े को गोल आकार में सीलकर कई किस्म की बाल्टियां तैयार की जिसमें पानी को बाहर निकालने के लिए एक पाइप की पूंछ की तरह बना होता था। मडिगांव की बाल्टियां हमारी आज की बाल्टियों टबों आज की पूर्वज है। तो ये कहने का मतलब इस पर लंबा उन्होंने लिखा और तमाम योगदानों की तरफ ध्यान दिलाया है और कैसे उससे अन्य दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों का रोजगार जुड़ता है। कैसे जैसे
उसी चमड़े के आविष्कार से तबले का कलचियों का संबंध जुड़ता है। तो जो अभी आप देखेंगे अपने गांव में नाच गान वगैरह करने वाली, यानी जो शादी विवाह में नाचने वगैरह की जो नृत्य पार्टियां बनी हैं, वो ज्यादातर पार्टियां आप देखेंगे SC/ST समुदाय की, माने खासतौर पर SC समुदाय। तो उसमें बहुत से OBC समाज के लोग, जैसे कहार वगैरह, कहरुआ, धोबी वगैरह भी उसमें शामिल है, और अहिर जाति के काम की भी नाच है। तो साथियों, जैसे बनारस में शादी आप देखेंगे तो ढड्ढी ताशा बजता है, एक खास तरह का बाजा है जो जिसको ढड्ढी ताशा कहा जाता है। ये सारे वाद्य यंत्रों से संबंध महिलाओं का रहा। तो संगीत से, कलाओं से सांस्कृतिक और संस्कृति क्या है, तो कैसे निचली जातियों का कंट्रीब्यूशन अभी आप अपने यहाँ जानते ही हैं कि बहुत लंबे समय तक, या अभी तक उत्तर भारत या पूर्वांचल तो बहुत हद तक झोला छाप डॉक्टरों में भीड़ है। झोला छाप डॉक्टर भी कम थे, तो जचगी और उससे संबंधित जो भी बीमारियां महिलाओं की होती है और इस तरह की सबका इलाज हमारे यहाँ चमार जाति की महिलाएं ही किया करती थी। यानी कि चिकित्सा की समझ और वो सफाई वाले हाथ की कैसे उसको ठीक ढंग से जचगी करवा सकते हैं, उसकी देख रेख हो सकती है। तो ये तमाम OBC और जनरल जातियों के भी लोग चमार महिलाओं के दूध पीकर बड़े हुए। अब ये बहुत दिलचस्प है, उसमें मैं एक खुद हूँ, मैंने खुद, मेरी माँ को दूध नहीं होता था, अभी वो महिला जीवित है जिसका दूध पीकर मैं बड़ा हुआ, मेरी ही चमरोटी की महिला है। तो साथियों, ऐसे तमाम लोग हैं, ये कोई एक आदमी की बात नहीं कि जब माँ को दूध नहीं उतरता तो उस समय जो जचगी कराने महिला आई है वो अपना दूध पिलाकर, भाई उस समय होता था कि पिलाओ किसी तरह बच्चा जिंदा हो जाए। तो साथियों, दूध का नाम कहानी ही लिखी है सर, प्रेमचंद ने दूध का नाम एक कहानी ही लिखी है। उसमें जो है निचली जाति की, SC जाति की महिला, शायद भंगी जाति की महिला है जो ठाकुर साहब के बच्चे को पालती पोसती हुई हिंदी की विद्यार्थी जानते हैं। तो साथियों, ये जो सांस्कृतिक योगदान है और लोगों का किस तरीके से सहयोग इन लोगों ने किया सबने मिलकर, इस पर बहुत जबरदस्त किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। इस तरह से संबंधित और भी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि कैसे जो है क्या कहते हैं कि इन जातियों का योगदान भारतीय संस्कृति के निर्माण में। सब कुछ काम केवल पुरोहित ने नहीं किया। आज जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पुरोहिती संस्कृति द्वारा परिभाषित है। भाई जो वो कह रहे हैं वही हिंदू संस्कृति, उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो इसीलिए विषय रखा कि भारतीय संस्कृति में जो अन्य OBC और SC जाति हैं उनका क्या योगदान। इसमें एक चैप्टर जिसकी तरफ आपका ध्यान में खींचना चाहूँगा कि यह यादव समुदाय पर भी, क्योंकि एक OBC का भी मैं उदाहरण ले रहा हूँ। कांचा इलैया शेफर्ड की किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय यादव समुदाय पर है, जिसका नाम है, शीर्षक है मांस और दूध के अर्थशास्त्री, यानी इकोनॉमिस्ट कहा, सब अर्थशास्त्र के बैठे हुए हैं। इसीलिए जानबूझकर मैंने इस सेक्शन का पढ़ने का चयन किया, पढ़ने के लिए चयन किया है। वह लिखते हैं कि पशुपालन अर्थव्यवस्था के केंद्र में 4 किस्म के पशु हैं: गाय, बैल, भैंसे, भेड़ें और बकरियां। दूध देने वाले पशु के रूप में भैंसों को भारतीय नागरिक समाज में लाने का श्रेय यादव को जाता है, लेकिन यादव का स्थान हिंदू समाज में सर्वोच्च नहीं। यादव को कृष्ण का वंशज माना जाता है। इस संदर्भ में कांचा इलैया ने बहुत ही रोचक प्रसंग उठाया है कि पशुपालक होते हुए अगर कृष्ण गीता लिख सकते हैं तो यादवों को भी शिक्षा पाने और किताबें लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। और तो ऐसा होता तो अब तक भारत की ज्यादातर जनसंख्या शिक्षित हो चुकी होती, हर गणेरिया और पशुपालक शिक्षित हो गया होता, जैसा कि उन देशों में हुआ जहां मानव समानता कम से कम आध्यात्मिक स्तर पर तो रही है। आगे लेखक ने यादव के सशक्त वैज्ञानिक, तकनीकी और अर्थशास्त्री ज्ञान पर प्रकाश डाला है, जो दिलचस्प होने के साथ साथ विचार उत्तेजक। धोबी, नाई, तमाम समुदायों के बारे में इस किताब में। नाई को समाज का सामुदायिक डॉक्टर या चिकित्सक कहा है इस पुस्तक में। उन्होंने सफाई के माध्यम से जैसे समाज का सामुदायिक स्वच्छता पर काम किया, दोनों को इसमें जुड़ा, नाइयों को, दोनों को। तो ये कहने का मतलब इस सेक्शन को पढ़ने का उद्देश्य था। ये जो जहाँ से मैं पढ़ रहा था, ये एक ब्लॉग है जिस पर कमल भारती साहब का जो है हार्वर्ड प्रेस ब्लॉग है,
उस पर कमल भारती साहब ने इस किताब की समीक्षा की, बुक रिव्यू हुई जहाँ से मैं पढ़ रहा, और ये किताब भी है मेरे पास, मैंने पढ़ी है। तो आप देखें कि दलित आलोचक हैं सर कमल भारती, और उन्होंने जिस तरीके से उस किताब की समीक्षा की है, किसी भी पढ़े लिखे आदमी से आप बातचीत करेंगे जो ओबीसी समाज से आता हो, चाहे SC ST समाज से आता हो, उसका दृष्टिकोण कभी भी ओबीसी SC के को दो फाड़ करने वाला नहीं दिखाएगा, कभी नहीं। चाहे वो हमारे ऊपर के बड़े नेता रहे, हमारे अम्बेडकर वगैरह, कांसीराम वगैरह, या इस तरह के जो भी माने पेरियार और फूले, कोई भी कभी कोई भी, तो ये देखना पड़ेगा हमें। मेरा सारा आग्रह यही है कि हमें इस बात को नीचे तक पहुंचाने की जरूरत है कि हमारी साझेदारी बहुत है, हमारी ऐतिहासिक साझेदारी है। अब आप देखें कि यह कहने थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चूंकि अपने विद्यार्थी बैठे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि BHU में मेरा जो सिलेक्शन हुआ यह OBC सीट पर हुआ है। पहली बार अपने जीवन में मुझे OBC सीट की जरूरत पड़ी कहीं भी, एनीवेयर। यानी कि OBC समाज में अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं इस सिस्टम में किसी दूसरी भी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ UR का मतलब, यूनिवर्सिटियों में UR का मतलब होता है जनरल, सीधी बात। UR का मतलब माने सबके लिए नहीं, अनरिजर्व नहीं, बहुत साफ बात। अब की जो फॉर्म आया है BHU का, उसमें तो इन्होंने ये कर दिया, असिस्टेंट का मैंने फॉर्म नहीं भरा तो नहीं जान पाऊंगा, पर एसोसिएट का फॉर्म मैंने अप्लाई किया और उसमें देखा कि स्वाभाविक तौर पर आप एक ही बार क्लिक करेंगे तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। माने OBC का फॉर्म भरेंगे या SC का फॉर्म भरेंगे तो जनरल वाला भी आप अप्लाई हो जाएगा अपने आप। इसके पहले व्यवस्था नहीं थी। आपको अगर OBC या SC है और आपको जनरल यानी UR वाली सीट भी भरनी है तो अलग से 1000 या जो भी फीस रहती थी उसको देकर भरना पड़ता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं एक बार साक्षात्कार दिला रहा, इसके ठीक पहले, यहाँ सिलेक्शन के ठीक पहले, तो साथियों पहले मेरा OBC वाला इंटरव्यू हो गया, अगले दिन जनरल वाला इंटरव्यू मैंने UR सीट वाला इंटरव्यू था। तो जब मैं माने प्रेजेंट होने के लिए पहुंचा तो कुलपति ने कहा है आप तो पहले आ चुके हैं, तो हमने कहा हाँ सर वो OBC वाली सीट पर हमने, फिर क्या दोबारा क्यों भर दिया, ये क्या मजाक है, हर जगह आप लोग होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह बेइज्जत करके मुझे भगाया गया, पूरी तरह बेइज्जत करके। मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, मैं रियाया कि अरे सर कुछ सवाल कर लीजिए, मैं आया हूँ तो मैं थोड़ा अपने को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाऊंगा, हो सकता है पिछली बार मैं ठीक से न कर पाया हूँ वगैरह वगैरह। मैं ये कहना सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर DP मंडल साहब नहीं होते तो जो बच्चे मुझे अच्छा अध्यापक समझते हैं वो मेरे जैसा अध्यापक मिस करते। और आप अंदाजा लगाइए, देखिए मोनिका नोजिया बैठी PhD करती, कमल भारती जी को रिसर्च कर रहा, ये पटेल कौन है, संदीप पटेल मेरा सुधार की वजह है, वो माने भारतीय नवजागरण में बहुजन वैचारिकी पर रिसर्च इसको करता, बहुजन विचार को मान, जिसमें इसने पेरियार मलई सिंह को और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञास को दिया है, तुमने रामस्वरूप वर्मा को। आज रात घर में तो दोस्तों मैं ये करवा पा रहा हूँ और मैं नहीं रहता तो जो एक दलित बच्चे हैं हमारे विभागों में, हमारे विश्वविद्यालयों में, वो किसके पास PhD के लिए जाए, ऐसा उनके पास नाम ही नहीं था। अब मोनिका नोजिया प्रियंका सोनकर के पास जाती है, माने यहाँ भाई मैडम SC है मुझे ले लेंगे, तो मैडम मुझसे कहती है कि मेरे अंदर सीट भर ले लीजिए। तो मैं कहता हूँ अगर OBC न रखा तो वह किससे कहती है, जरा मुझे बताइए ना। तो भाइयों यह सब नहीं चलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को जोड़ना होगा, मजबूत होना होगा, तभी जाकर के हम जो है अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई अपने पक्ष में है और हमें अपने पक्ष में खड़े होने से रोका जाता है, तब हम जो है परेशान होते हैं। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई अपने पक्ष। अब वो अगर किसी के खिलाफ हो जा रही है, किसी को ऐसा लग रहा है, यह उसकी जो है अज्ञानता है, जिसको जो है धीरे धीरे वो अज्ञानता टूटेगी। तो जब लोग एक्सेप्ट करेंगे तो साथियों DP मंडल साहब ने बड़ा काम किया। एक नौकरी से केवल एक आदमी की रोजी नहीं चलती है, उससे उसका समाज जागरूक होता है और उससे उसका सांस्कृतिक योगदान तय होता है। मैं यही बनारस में अभी एक जो है मेरे ठाकुर मित्र उनके घर गया हुआ था, तो उनके पिताजी घोर भाजपाई है, घोर भाजपा, वो
यहाँ तक पसंद नहीं करते कि हिंदी सिनेमा में इतने मुसलमान क्यों। वो इतना परेशान है, कहते हैं भाई हिंदी सिनेमा में इतने मुसलमान हीरो हीरोइन क्यों भाई, ये वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए विंध्याचल जी, आप बीएचयू में हो गए, अब आपका गाँव कुल का मतलब इलाका, गाँव कुल सब जगह ये रोशनी फैल जाएगी और बच्चे कम से कम पढ़ने तो आएंगे ही कि हाँ भाई बीएचयू में हुआ जा सकता है। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इस तरह के तमाम लोग होते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही कहने का आशा है कि ये जो बड़े हमारे नायक रहे हैं, उन्होंने हमें ये अवसर उपलब्ध कराया है, तो उस अवसर को कुछ छोटे मोटे मतभेदों को भूल कर हमें जो है एकजुट होकर अपने पक्ष में लड़ना पड़ेगा, तभी हम मजबूती से अपने पक्ष में अपनी लड़ाई जारी रख सकेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हम चाहेंगे कि हम लोग के राजेंद्र टकराव कराएं और हम लोगों को अपने व्याख्यान से व्याख्यान से लाभान्वित करें। धन्यवाद। शुक्रिया मंच पर उपस्थित डॉक्टर सत्यपाल जी, सभा पर उपस्थित डॉक्टर मनोज जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर विश्रांत जी जो फिजिकल एजुकेशन से हैं, डॉक्टर विंध्याचल यादव जी बोल रहे थे। विंध्याचल जी ने तो संस्कृति के बारे में खासकर दलित और पिछड़ों का इस देश के निर्माण में जो सांस्कृतिक योगदान है उस पर बहुत ही अच्छे से विकास डाला है। उसमें मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है, मुझे लगता है बातें क्या। और ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश को बनाने में इन्हीं जातियों ने असल में मेहनत की, काम की है, और जिससे जो है समाज बना है। बाकी बहुत सारी जातियाँ, सगोड़ जातियाँ इन लोगों के कामों पर ही निर्भर थी। उनका डायरेक्ट एक प्रकार से कह लीजिए प्रोडक्शन में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो वो चाहे लोहार हो, चाहे खेती करने वाले पिछड़ी जातियाँ हों। खासकर अगर मैं अपनी जाति की बात करूँ तो हमारा मुख्य पेशा होता था सब्जियां उगाना, और मैं अपनी शुरुआती दौर में खुद सब्जियों को तोड़ के बाजार में बेचने जाया था अपने हाई स्कूल के समय तक। तो ये तो ऐसा है कि पिछड़ी और दलित जातियों का तो ये मुख्य काम ही रहा है कि वो समाज को उन तमाम सारी चीज़ों को पैदा करना जो दैनंदिन रूप में हम सबको जरूरत होती है। तो लोहार बहुत सारे औजार बनाता है। मुझे याद है कि हमारे तक हम सब 6 भाई बहन और उससे पहले की जितनी पीढ़ियाँ थी तो सब घर में ही पैदा थे, तो किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होती। और उसके लिए जो गांव क्षेत्र में जो दाई होती थी, इसको आप मिडवाइफ कहते हैं, तो उन्हीं का सारा योगदान होता था। और वो घर में ही हम सब पैदा हो गए, कहीं अस्पताल में जाने की जरूरत। तो एक कहीं न कहीं जिसको आप मेडिकल एडवांस टाइम में आप मेडिकल नॉलेज कह रहे हैं, तो उसका एक प्रैक्टिस के रूप में उनके पास ज्ञान था और उसका वो उपयोग कर रहे थे। आजकल तो ऐसा हो गया कि आधुनिक ज्ञान होने के बाद भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी होती ही नहीं। अब तो वो ऑपरेशन होने बिना सिजेरियन के तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता। तो पता नहीं हम पहले और ज्यादा विकसित थे या आप ज्यादा विकसित हो रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों की तो खैर बात बहुत हो सकती है, लेकिन आगे का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और ओबीसी या दलित की स्थिति क्या है और आरक्षण का जो सवाल है उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहिए।
जैसे कि कई बार दलित और पिछड़े समुदाय में मैंने ये देखा है कि आरक्षण को लेकर के उनके अंदर एक हीन भावना भी है। वो इसलिए भी होती है क्योंकि असल में उनको इस बात का कोई समझदारी, कोई लिटरेचर उनको पढ़ाया ही नहीं है कि ये रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि ये कोई खैरात है ना। और रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? रिजर्वेशन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इस देश का एक ऐसा सेक्शन था जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पढ़ने लिखने से वंचित कर रहा था, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया। जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी बढ़ने लगे और एक खास तरीके की नौकरियां ईजाद होने लगी, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तैयार होने लगा, तो वहां पे भी लोगों को वंचित किया गया, नहीं जाने दिया गया। मुझे याद, मेरे चाचा कई बार अपने समय की कुछ कहानियां सुनाया करते थे। उसका क्लासमेट था तो वो इंग्लिश ले लिया, तो जो क्लास टीचर था उसको बुलाया, बोला इधर आओ, तुम्हारे बाप दादा कभी अंग्रेजी पढ़े, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, कल से जाओ अपना ये अंग्रेजी सब्जेक्ट बदल तुमको दूसरा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता था। तो असल में रिजर्वेशन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इस